हेलो बच्चों, अब आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है। तो वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का जो कक्षा 9 हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है उसका अपन सैंपल पेपर आज करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ कि परीक्षा में किस तरह से आपको पेपर करना है। इसका अपन आज क खंड करेंगे। अपठित अंश यानी बिना पढ़ा हुआ एक आपके सामने पैराग्राफ आएगा और उसको पढ़ करके आपको उसमें से उत्तर देने हैं। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो सारे उत्तर इसी में हैं। जैसे इसमें अपने पैराग्राफ है, कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करता नजर आया था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। सब में भारत निहित था। ये भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत विश्व का ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर उसकी सभ्यतागत विरासत और सांस्कृतिक कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट पावर के लिहाज से शक्तिशाली तो कई देश हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत भारत सांस्कृतिक एकता और उसी में भरपूर विविधता वाला देश है। एक ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई बहुत जीवंत जनसंख्या है, जिसकी अथाह संस्कृति गहराई है, अपार तकनीकी क्षमता है और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसके हजारों हाथ हैं। विश्व में भारत की छवि एक ऐसे सौम्य देश की है जो लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह निश्चिंत है, जो विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है और जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है, जो अपनी सहस्त्राब्दियों पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। अब इसमें नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस पैराग्राफ में से है। क्वेश्चन पहला, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता, प्रतिबद्धता का समर्थक, विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। ये चार इसमें कथन दिए हैं और नीचे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। विकल्प क में पूछा है कि कथन 1 सही है, ख में पूछा है कि 1 और 2 सही है, ग में पूछा है कि कथन 1, 2 और 3 सही है और घ में पूछा है कथन 1 और 4 सही है। तो कथन 1 लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और प्रतिबद्धता का समर्थन ये करता है। नंबर 2 विश्व के संकटों को विश्व का साझा संकट मानता है और नंबर 3 जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है। ये तीनों है वो भारत की छवि के 100वें देश की पहचान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, यानी तीनों बातें इसमें सही है। ये अपने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है? योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद की अलोकप्रियता, तंत्र और मंत्र की लोकप्रियता, जादू और टोना की लोकप्रियता। तो अभी अपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि इसमें योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता के बारे में बताया गया है, इसलिए क उत्तर है वो सही हो जाएगा, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या की किस क्षेत्र में अथाह गहराई है? समुद्र में, संस्कृति में, धरती में या विलासिता में? तो ये अभी अपने पैरा में पढ़ा था कि अपनी जो संस्कृति है उसमें अथाह गहराई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, संस्कृति में। अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है? कौतुक और रुचि, अवसर, ज्ञान और परंपरा, वैज्ञानिकता। तो अभी अपन ने जो ये अपठित गद्यांश दे रखा है उसमें पढ़ा था कि कौतुक और रुचि को पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क, कौतुक और रुचि। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है। कारण, योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहता है। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये अपन ने अभी अपठित गद्यांश में पढ़ा था कि कथन ए सही है
और कारण यानी रीजन, आर मानो रीजन, ए की सही व्याख्या करता है। तो अपना ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। यानी इसमें आपको दो पैराग्राफ दे रखे हैं, पढ़ करके आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन है किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, होगे एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह कल काल में वे ही मिले फूल फले। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कहीं, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। तो इसमें प्रश्न पूछा है, इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन, हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है, भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। तो ये अपन ने भी पढ़ा है कि कोई भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और भाग्यवान होता है वो अपना कर्म करके रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब इसमें विकल्प देखते हैं। कथन 1 सही है, कथन 1, 2 और 4 सही है, कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 1 और 4 सही है। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि कथन 1 यानी हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और कथन 4 भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं, इसलिए इसका घ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात कही है, बुरे दिन अच्छे होने की, ठंडा दिन गर्म होने की, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनाने की, बदले वाले दिन में धूप वाले दिन की। तो ये अभी अपन पढ़ चुके हैं कि बुरे दिन अच्छे होने की बात है उस काव्यांश में कही गई है। कविता में कवि ने आज का काम कब करने की बात कही है। कवि कहता है आज का काम आज ही कर लो, कल पे मत छोड़ो। तो इसमें कल पे, आज, एक दिन बाद या 2 दिन बाद, तो ये अपन इसमें पढ़ा है कि आज का काम हो आज ही करना चाहिए। कवि भूलकर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है, दूसरों का मुंह देखना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को सलाह देना या दूसरों की मदद करना। तो इस कविता में अभी अपन ने पढ़ चुके हैं कि दूसरों का मुंह देखना ये भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती है, चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनती है, हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अब विकल्प, कथन 1 सही है, कथन 2, 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 1 और 4 सही है। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। एक तो क्या है कि संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती है, और कथन 2 है चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है। तो इसलिए इसका ख उत्तर है वो सही हो जाएगा। अब इसमें अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है, हर किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरे गाता, तेरे चरणों को छूने को लालायित हिमगिरी का माथा, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित है, आलोक सृष्टि में तेरा है, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिर ऋणी उपासक तेरा है, अगणित आकाश गंगाएं नन्हे नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत से मुक्त, काल अस्तित्वहीन तेरे आगे, है जगत नियंता जगत पिता, है व्याप तेरा कितना है ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक, कितनी धरती है कितने अंबर। अब इस कविता को पढ़ लिया और इसमें से अपन को उत्तर दे रहे हैं। इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सबसे सही विकल्प चुनिए। कथन, वह आदि अंत से मुक्त है, उससे ही सूर्य प्रकाशित है, किरणें उसकी संदेश वाहिका है, उसका उपासक हमेशा से ऋणी है। विकल्प, कथन 1 सही है, कथन 1, 2, 3 और 4 सही है, कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 1 और 4 सही है। तो कथन 1, 2, 3 और चारों ही सही है, क्योंकि इस कविता को अपने आपको मान लो कविता का अर्थ नहीं भी आ रहा है तो इन चारों पॉइंटों को आप देखना कि ये कविता में आए हुए हैं, तो ये चारों आए हुए हैं, यानी वे आदि अंत से मुक्त है,
उससे ही सूर्य प्रकाशित है, किरणें उसकी संदेशवाहक है, उसका उपासक हमेशा से ऋणी है, इसलिए इसका ख ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है? छोटी सृष्टि, बड़ी सृष्टि, कम सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि। तो ये भी आया हुआ है कि संपूर्ण सृष्टि है वो, संपूर्ण सृष्टि का जो रोम रोम है तेरा चिर ऋणी है, तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं? आकाश गंगाएं, किरण, चांद या संपूर्ण दृष्टि। तो कविता में साफ लिखा हुआ है कि आकाश गंगाएं जो है वो नन्ही बूंदे है, तो इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने कौन लालायित है? किरणें, पवन, नदी या हिमगिरी। तो इस कविता में अपन ने पढ़ा है कि जो हिमगिरी है उसके चरणों को छूने के लिए लालायित है। हर किरण संदेश वाहिका और पवन उसके गीत गाता है। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि का कर्ता भरता और हरता है, वह भाईचारे का पालन नहीं करता, प्रकृति भी उसकी वंदना करती है। विकल्प, कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 सही है, कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 1, 2 और 4 सही है। तो कथन 1 यानी वह सर्वशक्तिमान है, कथन 2 वह सृष्टि का कर्ता भरता और हरता है, और कथन 4 प्रकृति भी उसकी वंदना करती है, इसलिए इसका घ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। धन्यवाद।